नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे, अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपका एक बार स्वागत है धैर्य क्लासेस में। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे चर्चा करेंगे और इसको पूरा 1947 तक इसकी एक एक घटनाक्रम को पूरी बारीकी के साथ पूरा विश्लेषण किया जाएगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे बचे ना, इस तरीके से जो है इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे पहले हमें समझना है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, ये कैसे कैसे भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। तो इससे पहले आपको एक घटना पर नजर डालनी है। आपको पता है 1857 में एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसको हम 1857 की क्रांति कहते हैं। 1857 की क्रांति कहते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति आप सभी को पता है कि इसको जो है सभी इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। ज्यादातर इतिहासकारों ने इसको सैनिक विद्रोह माना, कुछ ने इसको स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम संग्राम माना जैसे बीडी सावरकर, ठीक है। लेकिन किसी ने भी इसको राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा और ना ही ये था, ठीक है, क्योंकि ये कुछ क्षेत्रों में ही सिमट कर रह गया। दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे कुछ सीमित क्षेत्रों में ही ये सिमट कर रह जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरी घटना पता है 1885 में क्या हुआ था। कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। और इसकी स्थापना के बाद भारत में हर एक छोटी से छोटी घटना पूरी राष्ट्रीय लेवल पर उसका विरोध होने लगा था, ठीक है। चाहे वो बंगाल विभाजन हो या फिर हमारा असहयोग आंदोलन हो, उसमें पूरे राष्ट्र ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो 1885 के बाद जितनी भी घटनाएं हुई वो सभी राष्ट्रीय थी, चाहे वो विरोध के मामले में हो, चाहे वो समर्थन को लेके हो, ठीक है। तो 1857 और 1885 के बीच में मात्र 28 वर्ष का अंतर है। इस 28 वर्ष में कैसे भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद पनपा, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि भारत में जो ब्रिटिश गवर्नर थे, जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे, उनकी जितनी भी नीतियां, पॉलिसी जो भी होती थी वो हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हित में होती थी, ठीक है। भारतीयों को दबाना, वहां से भारतीयों को लूटना, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार के हित में कार्य करना, यही उनका लक्ष्य होता था। तो उन्होंने जितने भी कार्य करे वो सभी ब्रिटिश सरकार के हित में किए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आदमी भला करता है लेकिन उसके साथ होता बुरा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ अंग्रेज गवर्नर जनरल और ब्रिटिश अधिकारियों ने कुछ ऐसे कार्य किए जो किए तो भलाई के लिए थे, लेकिन उनका परिणाम उल्टा हुआ, ठीक है। और भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागी, ठीक है। तो इसी पे हम बात करेंगे किस प्रकार से ये संभव हो सका। तो आप सभी को पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो संख्या में कम थे और भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, उस समय भी थी। तो भारतीयों पर शासन और प्रशासन करने में अंग्रेजों को दिक्कत आने लगी, ठीक है। इतनी उनकी संख्या नहीं थी कि वो सभी कार्य को स्वयं कर सकें। तो उनको लगा कि क्यों ना भारतीयों में उनके ऊपर शासन करने के लिए भारतीयों का सहयोग लिया जाए, ठीक है। भारतीयों को प्रशासन में छोटी मोटी पोस्ट जो है इनको दे दी जाए, जैसे ग्रुप डी, ग्रुप सी की क्लर्क वगैरह के रूप में जो है इनसे काम लिया जाए। लेकिन
उसके लिए भारतीय पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि भारतीयों की ऐसी शिक्षा नहीं थी, भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा की कमी थी। भारत ब्रिटेन की जो प्रशासन था, जो सिस्टम था उनका, उससे अनभिज्ञ थे। तो उनको शिक्षित करने के लिए अंग्रेजों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत करी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के किसी एक पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में नहीं थी, ये पूरे भारत में लागू की गई थी। और भारत का प्रत्येक युवा वर्ग इसके जुड़ाव से था कि इसमें जो है जो भी इनको सिखाया जाता था, जो भी पढ़ाया जाता था, वो उसमें जो है पूरा भारतीय युवा वर्ग जो है उसमें संलग्न था। तो हुआ क्या कि यहां पर जो शिक्षा दी गई वो बताया गया लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र के बारे में शिक्षा दी जाती थी, लेकिन भारत पे थोपा गया राजतंत्र, ठीक है। थोपा जा रहा था राजतंत्र, और शिक्षा जो दी जा रही थी वो लोकतंत्र के बारे में बताया जाता है कि लोकतंत्र इतना अच्छा होता है, लोकतंत्र ये होता है, लोकतंत्र वो होता है। तो यहाँ के जो भारतीय थे उनकी समझ में आ गया, ठीक है। भारतीयों को समझ में आया कि यार बताते तो लोकतंत्र अच्छा है, तो क्यों ना हम लोकतंत्र की मांग करें, ठीक है, क्यों हम राजतंत्र को सकें, ठीक है। पहली बात तो ये थी। उसके बाद दूसरा जो कारण था वो था समाचार पत्र, ठीक है। तो समाचार पत्र ने किस प्रकार से राष्ट्रवाद के उदय में अपनी भूमिका निभाई? तो हुआ ये कि उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने समाचार पत्र शुरू करे। उसमें क्या होता था कि वो ये जानना चाहते थे कि कोई मद्रास में कोई घटना होती है तो उसकी सूचना यूपी में भी पता चले कि हाँ मद्रास में जो है ये घटना घटी है, ताकि जो अंग्रेज अधिकारी नॉर्थ के इलाके में हैं, ठीक है, उनको भी सूचना प्राप्त हो जाए और वो पहले से ही सतर्क हो जाए, ठीक है। लेकिन ये समाचार पत्र तो भारतीय भी पढ़ते हैं, ये समाचार पत्र भारतीय भी पढ़ते थे, ठीक है, क्योंकि भारतीयों को शिक्षित किया जा रहा था। तो अब जो है भारतीयों को समझ में आने लगा, मतलब ये होता था सुबह न्यूज आई, पता चला कि जो है मद्रास में जो है विद्रोह हुआ और उसको जो है कांग्रेस ने, उसको जो है ब्रिटिशर्स ने जो है अनैतिक तरीके से दबा दिया, ठीक है। तो उससे पता चलता था, सबको लगता था कि विद्रोह तो सही हुआ था, तो उसको जो है इस तरीके से क्यों दबाया गया। तो उससे क्या हुआ कि लोगों के मन में नफरत के भाव जो है उमड़ने लगे। इसके बाद दूसरा काम किया गया कि यहाँ के कुछ स्थानीय लीडर ने, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या उतनी अधिक शिक्षित नहीं थी कि वो अंग्रेजी माध्यम को समझ सके, अंग्रेजी समाचार पत्रों को पढ़ सके, तो यहाँ के कुछ भारतीय लीडर्स ने स्थानीय भाषा में समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया, ठीक है। और अब जो है सभी भारतीय जो है हर जगह की घटनाओं से रूबरू होने लगे, उनको अंग्रेजों के अत्याचार को समझने में आसानी हुई, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो था वो था पाश्चात्य शिक्षा, या हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेजी साहित्य पाश्चात्य साहित्य, ठीक है, इसने भी राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि जो अंग्रेजी साहित्य होता था उसके जो लेखक होते थे वो एक अनंत स्वतंत्रता की बात करते थे, अनंत स्वतंत्र चिंतन के आधार पे जो है वो अपनी बुक को लिखते थे। तो उससे क्या होता था कि भारतीयों के मन में भी उस स्वतंत्रता को अपनाने की ललक हुई, और वो भी जो है अपने पत्रों में, अपनी पत्रिकाओं में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए आग्रह करने लगे, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें आगे
तो दूसरी चीज आती है वो है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने जो है ऐसे कार्य किए जिसने भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले तो हम बात करेंगे लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878 में लॉर्ड लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आते हैं, ठीक है। और इस प्रेस एक्ट में यह कहा गया कि अगर आपको स्थानीय पत्रिकाएं या पत्र निकालने हैं तो आपको 2 गुना जो है टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद ये कहा गया कि इसमें आप अपनी पत्रिकाओं में अगर ब्रिटिश सरकार की बुराई करते हो तो उसको जो है निरस्त कर दिया जाएगा, उस पत्रिका पर बैन लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो भारतीयों को समझ में आया कि अगर अंग्रेजी पत्र है, ठीक है, तो उसके लिए कम टैक्स से स्थानीय भाषा में निकालोगे तो दुगना टैक्स देना पड़ेगा। ऊपर से ब्रिटिश सरकार अपने समाचार पत्रों में कुछ भी छाप सकती है, ठीक है। और जो स्थानीय पत्र हैं उनमें वो किसी भी प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा लेके आया आर्म्स एक्ट, ठीक है। आर्म्स एक्ट में क्या हुआ कि भारतीयों को हथियार रखने के लिए अगर लाइसेंस चाहिए होता था तो उनको एक कठिन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता था। उसके लिए कई सारे प्रोसेस होते थे, उसके बाद ही वो रख पाते थे, ठीक है। तो उसको जो है बहुत अधिक कठिन बना दिया। उसके बाद तीसरा था ICS, इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस में जो प्रवेश की आयु थी उसमें जो है उसको घटा के 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इससे क्या हुआ कि उसमें योग्यता होती थी ग्रेजुएशन, और भारतीयों को ग्रेजुएशन करते करते ही 19 से ज्यादा का समय हो जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से इसने कई ऐसे कार्य किए जिससे भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। इसके बाद जो अगले गवर्नर आए उन्होंने इसमें इस आग में घी डालने का काम किया, और वो थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें तो ये जो है ये इस समय एक बिल लेके आए। उस बिल का नाम था एल्बर्ट बिल, ठीक है। और ये जो बिल आया था ये आया था 1883 में, ठीक है। 1883 में एल्बर्ट बिल लाया गया। इसमें क्या था कि पहले ये होता था कि कोई भी ब्रिटिश अधिकारी है, अगर वो प्रेसिडेंसी के बाहर उस पर कोई भी मुकदमा चलता था तो उसकी सुनवाई करने का अधिकार केवल और केवल अंग्रेज न्यायाधीश को ही होता था, ठीक है। तो मुकदमा भी अंग्रेज पे और जो जज होता था वो भी अंग्रेज होता था, तो निश्चित तौर पे पक्षपात होता था और फैसला हमेशा ही अंग्रेज के पक्ष में आता था, ठीक है। तो ये वर्नाकुलर प्रेस, ये जो है लॉर्ड रिपन एल्बर्ट बिल लेके आते हैं, थोड़ा उदारवादी प्रवृत्ति की इनके अंदर आती है, और ये एल्बर्ट बिल लाते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंसी के बाहर अगर किसी अंग्रेज अधिकारी पर मुकदमा चलता है तो उस मुकदमे की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते हैं, ठीक है। मुकदमे की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश कर सकते हैं, ठीक है। और इस बात से जो अंग्रेज अधिकारी थे, सूरत के कुछ व्यापारी थे, उनमें बौखलाहट उत्पन्न हो गई, ठीक है, भगदड़ मच गई एकदम। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉर्ड रिपन के सामने धरना देना शुरू कर दिया। जब 13 दिन तक धरना चलता रहा तो लॉर्ड रिपन को मजबूरन झुकना पड़ा,
ठीक है, और वो इसमें जो है एक छोटा सा संशोधन करता है, और वो छोटा सा संशोधन भारतीयों की मानसिकता पे बड़ा असर डालता है। ठीक है, इसमें क्या संशोधन किया गया, इसमें कहा गया कि मुकदमे की सुनवाई तो भारतीय न्यायाधीश कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में वह अंग्रेज अधिकारी इस सुनवाई से संतुष्ट नहीं होता है तो वो ज्यूरी की मांग कर सकता है, और ज्यूरी में क्या होता था, ज्यूरी में दो या दो से अधिक न्यायाधीश होते थे। ठीक है, 2 या 2 से अधिक न्यायाधीश होते थे, और ये जो न्यायाधीश होते थे ये ब्रिटिश होते थे, और फैसला जो है 2-1 के पक्ष से जो है फिर से उसी अंग्रेज अधिकारी के पक्ष में आ जाता था। ठीक है, तो ये बात जो है भारतीयों को बहुत बुरी लगी कि हम जो है, हमको इस काबिल नहीं समझा जा रहा है कि हम जो है क्या कर सकते हैं, किसी अंग्रेज अधिकारी के मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। तो ये सारे घटनाक्रम जो थे, इन्होंने भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद जगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इसके बाद अगर हम अब बात करें फिर से एक बार 1857 की क्रांति पे, 1857 की क्रांति पे एक बार फिर से बात करें तो हमको ये समझना होगा कि 1857 की क्रांति भले ही एक लिमिटेड क्षेत्र में हुई थी, एक निश्चित क्षेत्र में ही हुई थी, और राष्ट्रवाद का एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण नहीं कर पाई, लेकिन इसने अंग्रेजों को दांतों चने चबा दिए। ठीक है, और हुआ ये कि अब अंग्रेज अधिकारी को ये समझने में बड़ी मुश्किल हुई कि इतनी बड़ी क्रांति आखिर कैसे हो गई। भले ही उन्होंने इसको दबा लिया, लेकिन इसके बाद अगर ऐसा कुछ होता तो शायद वो दबाने के लिए खुद को सक्षम नहीं समझ रहे थे, या फिर यही अगर अच्छे तरीके से होती, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अपनी डेट के दिन होती, या सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, तो शायद इसको दबाना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर सोचा गया कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्रांति हो गई और हमको पता नहीं चला। ठीक है, अर्थात भारतीयों के मन में क्या चल रहा है ये हम भली भांति नहीं समझ पाए, इसी कारण से इतनी बड़ी क्रांति हुई। अब जो है कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमें ये पता चले कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है, कहीं फिर से जो है इतनी बड़ी क्रांति जो है रूप न ले ले। तो उस चीज को समझने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए, भारतीयों की बातों को समझने के लिए उन्होंने कहा कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए, ठीक है, जिसमें सभी क्षेत्र के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो आपस में मिले, अपनी समस्याओं को रखें, जिससे जो है हमें पता चले कि उनकी समस्याएं क्या हैं, ताकि उनको समय रहते या तो सही किया जाए या फिर उनको दबा दिया जाए, ताकि फिर से जो है इतनी बड़ी क्रांति ना हो। इसीलिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसीलिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, तो अब बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना के ऊपर क्या हुआ था। तो जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय कांग्रेस, ठीक है, 28 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, इसीलिए इसको लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज भी कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई थी, लेकिन आगे चलकर इसी कांग्रेस ने भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल में से एक था। तो अब बात करते हैं हुआ क्या कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है A.O. ह्यूम
A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। और एक ICS अधिकारी थे, ठीक है, ICS अधिकारी थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये भारत आते हैं, ठीक है। भारत आने के बाद इनकी मुलाकात लॉर्ड डफरिन से होती है, ठीक है। लॉर्ड डफरिन से पूछते हैं कि बताइए मुझे क्या करना है। तो लॉर्ड डफरिन बताता है कि आपको ऐसी नीतियां बनानी है, अपने कार्य को इस प्रकार से संचालित करना है जिससे भारतीयों का अधिक से अधिक शोषण हो सके और ब्रिटिश सरकार का अधिक से अधिक फायदा हो सके, ठीक है। तो ए ह्यूम जो है उसी प्रकार से अपना कार्य करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब इनसे फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे तमाम दिग्गज नेता इनसे मिलते हैं और भारत की वास्तविक स्थिति के बारे में इनको बताते हैं, तो इनका मन हृदय द्रवीभूत हो जाता है और ये जो है इस कार्य को करने से मना कर देते हैं, ठीक है। ये डफरिन से कहते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा। तो ऐसे में डफरिन जो है एकदम से बौखला जाता है, सोचता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया, ठीक है। तो ये बताता है कि भारतीय जो है खुद ही इतने प्रताड़ित किए जा रहे हैं और मैं उनको और ज्यादा प्रताड़ित नहीं करूंगा, मैं जो हूं स्कॉटलैंड वापस चला जाऊंगा। तो लॉर्ड डफरिन जो है यहाँ पे थोड़ा सा नाटक करता है और कहता है कि मैं भी चाहता हूं कि भारत आजाद हो, लेकिन उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने पर मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो उसके लिए मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। तो ए.ओ. ह्यूम जो है डफरिन की बात से सहमत हो जाते हैं और ये जो है त्याग पत्र दे देते हैं, ये त्याग पत्र दे देते हैं। तो ये सेवानिवृत्त अधिकारी थे, याद रखना, ठीक है, सेवानिवृत्त अधिकारी थे। तो ए.ओ. ह्यूम त्याग पत्र दे देते हैं और लॉर्ड डफरिन कहता है कि हमें भारतीयों की दशा को सुधारने के लिए सबसे पहले एक कार्य करना पड़ेगा, वो है कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा जिसमें सभी भारतीय दिग्गज नेता मिलें और अपनी अपनी समस्याओं को बताएं, ठीक है। ऐसे एक संगठन बनाने की आप योजना बनाओ। तो ये जो है ये कलकत्ता विश्वविद्यालय को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि भारत की आजादी के लिए हम लोगों को एक साथ शामिल होना पड़ेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा जो हमारी समस्याओं को सामने रखे, ठीक है। तो उसके बाद जो है अपना ये एक पत्रिका निकालते हैं जिसको कहते हैं लोकमित्र पत्रिका। लोकमित्र पत्रिका निकालते हैं और इस पत्रिका में सभी भारतीय दिग्गज नेताओं से एक संगठन बनाने के लिए आह्वान करते हैं, ठीक है। और इनके बुलावे पर लगभग 73 लोग जो है इनके बुलावे पर इनसे मिलने आते हैं। और ये जो है 1874 में क्या करते हैं कि INU इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि अब जो है हमें इस संघ में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को जोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं को समझना है। इसके लिए हमें एक निश्चित समय पे एक दूसरे से मिलना होगा, ठीक है। और तय होता है कि हम वर्ष में एक बार एक दूसरे से मिलेंगे, जो भी हमारी समस्याएं होंगी उनको जो है हम बताएंगे और उनका निवारण करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका जो है सबसे पहला अधिवेशन जो है पहले पूना में अधिवेशन होना था, लेकिन पूना में अधिवेशन नहीं होता है क्योंकि यहां पर महामारी फैल जाती है जिसको हैजा या फिर प्लेग
कहा गया है। ठीक है, हैजा प्लेग फैलने के कारण इसका अधिवेशन पूना में नहीं हो पाता है। तो उसके बाद इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन, वो प्रथम अधिवेशन होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में जो है इसका प्रथम अधिवेशन होता है। ठीक है, ये होता है 28 दिसंबर 1985 को, 28 दिसंबर 1985 को। ठीक है, और इसमें टोटल कुल 72 लोग शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें 72 लोग शामिल होते हैं। यहां पर 73 लोग आए थे और यहां पर 72। ऐसे कौन थे जो नहीं आए थे, तो इसमें ना आने वाले थे, उनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, ये जो है शामिल नहीं हुए थे, शामिल नहीं हुए। ठीक है, क्यों नहीं हुए? तो क्योंकि ये इस समय कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये जो है इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता करने के लिए कलकत्ता चले जाते हैं। ठीक है, कलकत्ता चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं, कलकत्ता। ठीक है, तो इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है इस समय कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इस समय इन 72 लोगों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो इसलिए जो है इन्हीं को अध्यक्ष बना दिया गया। और इसमें पहला भाषण किसने दिया? पहला भाषण तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहला भाषण दिया गया। ठीक है, और इन्होंने अपने भाषण में इस संघ शब्द को हटा दिया गया। इस संघ शब्द को हटाकर इसकी जगह कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल किया। लोगों ने जब इस कांग्रेस का मतलब पूछा तो इन्होंने बताया कि कांग्रेस का मतलब होता है शक्तिशाली लोगों का समूह। शक्तिशाली लोगों का समूह। ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जहां पे कांग्रेस शब्द का मतलब होता है शक्तिशाली लोगों का समूह। तो इस प्रकार से जो है कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, अब जो है हम आगे बात करेंगे कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, वहां पे अध्यक्ष कौन था, कहां पे हुए और उनकी क्या क्या विशेषता रही है, उन सभी पे जो है चर्चा करते हैं। आप जो है तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है आगे बात करते हैं।